हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर प्रियंका भारद्वाज और आज हम लोग बात करने वाले हैं एसआरबी नेट के बारे में। जैसा कि बहुत सारे बच्चे बहुत टाइम से पूछ रहे थे कि एसआरबी नेट का एग्जाम कब होने वाला है, कब के लिए हमें बिल्कुल सॉलिड तैयारी रखनी चाहिए। और इससे रिलेटेड हमने एग्रीकल्चर वाला के प्लेटफॉर्म पे भी बात की थी कि मोस्ट प्रोबेबली जो आपका एग्जाम है वो नवंबर में होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने कहा था कि अभी छुट्टियां भी आएंगी। तो मेल भी क्या था कि जो छुट्टियां आने वाली हैं दिवाली की, उसको कंसीडर करके एग्जाम की डेट रखी जाए। तो देखिए, ऑफिशियल नोटिस हमारे पास में आ चुका है कि जो नेट की डेट्स थी वो रिवाइज हो चुकी हैं। अब पहले क्या था कि क्योंकि बहुत सारी बारिशें हो रही थी, लैंडस्लाइड्स हो रहे थे, उसके वजह से जो नेट की डेट है उसे पोस्टपोन कर दिया गया था। लेकिन अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जो नेट की रिवाइज डेट है वो है 11 से 13 नवंबर 2025। अगर आप पहले की बात करते हैं तो प्रीवियस जो आपको डेट्स दी गई थी वो डेट्स दी गई थी सितंबर में, सितंबर 2 से 4 की। लेकिन अब जो न्यू डेट यहाँ पे हमें मिल रही है वो है 11 से 13 नवंबर की डेट। और अगर हम एआरएस एग्जाम की बात कर रहे हैं तो जो प्रीवियस डेट आपको एआरएस एग्जाम की दी गई थी वो दी गई थी 7 दिसंबर। लेकिन अब अगर आप इस नोटिस को देखेंगे तो जो न्यू रिवाइज डेट यहाँ पे आपको दी गई है वो है 1 मार्च। तो न्यू डेट जो आपको दी गई है वो 1 मार्च दी गई है। तो पहली चीज तो ये कि पहले एग्जाम जब सितंबर में था, उसके बाद जब पोस्टपोन हुआ तो हमें ये फायदा हो गया कि हमने ऑलरेडी पूरा सिलेबस पढ़ के रखा था। अब हमें चीजों को सिर्फ रिवाइज करना था। लेकिन अब भी बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि मैम कैसी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए सारे डिसिप्लिन के लिए, हमें कैसे अब इस अपकमिंग मंथ को बिल्कुल वैल्यूएबल बनाना है। तो चलिए आज हम यही डिस्कशन करने वाले हैं कि नेट में आप मैक्सिमम मार्क्स को कैसे स्कोर कर सकते हो, कैसे आप नेट को क्वालिफाई कर सकते हो, क्या आपकी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए मेनली, और कैसे आपको इस पूरे टाइम को यूटिलाइज करना है। क्योंकि आपको पता है अक्टूबर में अभी दिवाली आने वाली है, फेस्टिवल्स का मंथ है। तो हम यहाँ पे ये भी बात करेंगे कैसे हम पूरे मंथ को यूटिलाइज कर सकते हैं, फेस्टिवल भी एंजॉय कर सकते हैं, और हमारी ताकि स्टडीज और हमारी प्रेपरेशन वो भी हैम्पर ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अब स्ट्रेटजी सेशन। सबसे पहले तो एग्जाम पैटर्न, जैसा कि आप सबको पता है कि नेट के एग्जाम में आपको 150 मार्क्स के 150 क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है। और नेगेटिव मार्किंग भी बिल्कुल यहाँ पे रहती है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहती है। अब इन 150 क्वेश्चंस को सॉल्व करने का टाइम आपके पास होता है 2 आवर्स। अब यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो सिर्फ और सिर्फ नेट पे फोकस कर रहे हैं कि हमें सिर्फ नेट ही क्वालिफाई करना है, और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कि एआरएस के लिए एम कर रहे होंगे और एसएमएस के लिए एम कर रहे होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप सिर्फ नेट को ही क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे जो मिनिमम मार्क्स हैं उनको अचीव करना पड़ता है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं, अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स के लिए आपको 50% मार्क्स लेने हैं। अब कई बार क्या होता है, जैसे हम 50% मार्क्स की बात करते हैं, कुछ बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें क्या 150 से 50 नंबर लेने हैं। नहीं, आपको 150 का 50% लेना है, यानी कि आपको 75 नंबर मिनिमम चाहिए नेट को क्वालिफाई करने के लिए। दूसरी बात करते हैं कि अगर हम बाकी कैटेगरीज में भी देखें, जैसे कि ईडब्ल्यूएस है जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस है, या फिर ओबीसी है, उनको लेने होते हैं 45%, यानी कि 67.5। और एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी इनके लिए जो मार्क्स है वो 40% है, यानी कि 60 नंबर लेने हैं। तो ये जो मार्क्स है ये 150 में से हैं मिनिमम। अगर हम देखें इसको तो देखने में तो लगता है कि अच्छा आधे ही मार्क्स लेने हैं, ये तो आराम से हो जाएगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे, जैसा मैंने आपको पैटर्न बताया कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी बहुत मैटर करती है, तो क्या हमारी आइडियल स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। अगर आप ये सोच के चलेंगे कि 150 में से मुझे 75 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करने हैं, 75 मार्क्स ही लेने हैं, और मैं 75 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करूंगा, लेट सपोज। तो कई बार क्या होता है, जो क्वेश्चन आपको लगता है इसका आंसर बिल्कुल सही है, कई बार आप लैंग्वेज नहीं समझ पाते हो और वो आंसर आपका सही नहीं निकलता है। तो हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए, हमें सिर्फ 75 स्कोर नहीं करना है, या अगर हम बात करते हैं 67.5 स्कोर नहीं करना है, या 60 अगर हम बात करते हैं 60 मार्क्स को स्कोर नहीं करना है, हमें ज्यादा के लिए एम करना पड़ेगा। याद रखिए, जब आप ज्यादा के लिए एम करते हैं तभी आप इस मिनिमम को स्कोर कर पाएंगे। और दूसरा, ज्यादा एम करने के चक्कर में हमें नेगेटिव भी नहीं करना है, यानी कि यहाँ पे जो मैटर करेगा वो करेगा कि आपकी एक्यूरेसी कितनी है। ये सबसे ज्यादा आपका यहाँ पे मैटर करता है कि कितने क्वेश्चंस आप एक्यूरेटली अटेम्प्ट कर रहे हो और कैसे आप एग्जाम की लैंग्वेज को यहाँ पे अच्छे से समझ पा रहे हो।
कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो फर्स्ट टाइम नेट का एग्जाम दे रहे हैं, कुछ ऐसे भी होंगे जो सेकंड टाइम नेट का एग्जाम दे रहे हैं। तो सबसे पहले तो जब आपका एडमिट कार्ड आता है, तो एडमिट कार्ड के लास्ट में आपको हर एक ऑप्शन का कलर क्या है, कौन सा आप अटेम्प्ट कर रहे हो वो किस कलर में दिखेगा, कौन सा आपने बाद के लिए रखा है वो किस कलर में दिखेगा, किसको आपने अटेम्प्ट कर लिया है, वो सारी चीजें वहां पे देखी जाती हैं। तो उसको जरूर देख के जाइएगा ताकि आपको एग्जाम टाइप पे कोई कंफ्यूजन ना हो उसमें। चलिए, ये तो हमने यहाँ पे बात कर ली कि हमें क्या करना है, ज्यादा के लिए यहाँ पे एम करना है, तभी हम स्कोर कर पाएंगे और नेट को क्वालिफाई कर पाएंगे। और दूसरा, अगर हमें एआरएस के लिए, एसएमएस के लिए मेरिट में आना है, तो ये जो आपका नेट का एग्जाम है ये एज अ प्री एग्जाम एक्ट करता है। तो क्या हमारी अब स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? तो सबसे पहली स्ट्रेटेजी जो मैं आपको देना चाहूंगी, और उसके बाद हम पूरे मंथ वाइज ब्रेक डाउन करेंगे। पहली स्ट्रेटेजी क्या है कि इस टाइम पे अगर आप अप्रोक्सीमेटली देखेंगे तो आपके पास में एक तो अक्टूबर का पूरा मंथ है। टेक्निकली अगर आप देखोगे, नवंबर का आप 10 दिन ले लीजिए, और अब अगर आप बात करोगे इस टाइम पे, जैसे कि अभी 2-4 दिन और हैं, तो लेट सपोज अभी हम सितंबर के मिनिमम लेके चलते हैं 4 दिन, ठीक है। यानी कि अप्रोक्सीमेटली, या 5 डेज ले लो, अप्रोक्सीमेटली आपके पास में 45 डेज का जो है टाइम पीरियड है। इन 45 डेज में अब खुद को बुक्स के साथ में ओवरलोड नहीं करना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एक टेबल पे 10 बुक्स रख देंगे और 10 बुक्स में से एक बुक को उठाएंगे, फिर कंफ्यूज हो जाएंगे, अच्छा ये 9 बुक्स तो रहेगी, 9 बुक्स को भी उठाना शुरू कर देंगे। इस टाइम पे खुद को ओवरलोड बिल्कुल भी नहीं करना है मल्टीपल बुक्स के साथ में। स्टिक करिए एक पर्टिकुलर बुक पे, 2 पर्टिकुलर बुक पे, और अपने शॉर्ट नोट्स पे। सबसे पहली चीज तो ये है कि इस टाइम पे नए रिसोर्सेज की तरफ ना जाएं। जो आपने पढ़ा है उन्हीं रिसोर्सेज को फॉलो करते रहिए, उन्हीं के मल्टीपल रिवीजन करते रहिए। तो सबसे मेन टिप हमारी क्या है इस टाइम पे कि डू नॉट ओवरलोड योरसेल्फ एंड डू नॉट डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ। ये मत सोचिए कि मैंने इस बुक से तो पढ़ लिया है, अब मैं अगली बुक पे चला जाता हूँ। जिस बुक से पढ़ रहे हो उसी के मल्टीपल रिविजन दीजिए। एग्जाम में ये मैटर नहीं करता कितनी बुक्स आप पढ़ के आए हो, एग्जाम में ये मैटर करता है जितना आपने पढ़ा है, कितने रिविजन्स आपने उसको अच्छे से दिए हैं, ताकि उस सेक्शन से अगर कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो वो आपका बिल्कुल सही होना चाहिए, राइट। तो इस टाइम पे अपनी स्ट्रेटेजी यही रखिए कि खुद को बिल्कुल भी ओवरलोड नहीं करना है। अब आते हैं पूरे डेज के ब्रेकडाउन के ऊपर। जैसे कि मैंने आपको कहा कि हम अगर थोड़ा ओवरऑल देखें आइडिया, तो हमारे पास ऑलमोस्ट 45 डेज प्रेजेंट है। इन 45 दिनों में से जो मैं आपको प्लानिंग बताने वाली हूं वो अप्रोक्सीमेटली 40 दिनों की बताने वाली हूं। अब आप बोलोगे दिन तो 45 है, 5 दिन का क्या करें? रीजन ये है क्योंकि बीच में थोड़ा फेस्टिवल सीजन भी है। 1-2 दिन हो सकता है आप घर भी जाएं, या 1-2 दिन हो सकता है आप घर पे भी ऑक्यूपाइड रहें। तो उन फेस्टिवल डेज को एक्सक्लूड करके, इनफैक्ट मैंने स्ट्रेटेजी में इंक्लूड ही किया है, चाहे थोड़ा टाइम इंक्लूड किया है लेकिन इंक्लूड जरूर किया है। तो उसी को ओवरऑल देख के मैं अप्रोक्सीमेटली आपको बता रही हूं। हम बात करेंगे 40 दिन की प्लानिंग के बारे में। चलिए, अब इन 40 दिन की अगर हम प्लानिंग की बात करते हैं, तो सबसे पहली चीज कि जो मैं आपको अभी स्ट्रेटेजी बताने वाली हूं, यहां पे हम सबसे पहले 10 डेज का टारगेट लेके चलेंगे। ये 10 दिन का जो मैं टारगेट आपको बताने वाली हूँ, ये मैं आपको इस तरह से बताने वाली हूँ, जैसे कि कुछ ऐसे होंगे जो बच्चे अभी कॉलेज जा रहे होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो अभी जॉब्स में होंगे, और कुछ ही प्रोपोर्शन हमारे पास बच्चों का ऐसा होगा जो कि फुल डे आराम से तैयारी को डिवोट कर रहे होंगे। तो यहाँ पे जो मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताई है वो इस हिसाब से बताई है कि जो जॉब वाले हैं, या जो अपनी स्टडीज कर रहे हैं, जो वर्किंग पीपल है, या जो भी स्टूडेंट्स हैं, उनके हिसाब से भी स्ट्रेटेजी को मैंने थोड़ा सा फ्रेम किया है। तो जो वर्किंग स्टूडेंट्स हैं, या जो वर्किंग मेंबर्स हैं, या फिर जो स्टूडेंट्स हैं, उन्हें क्या करना है इस टाइम पे, अपने टाइम से थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा निकालना ही पड़ेगा, जिसके लिए मैंने लिखा है मॉर्निंग एंड इवनिंग स्लॉट। अपने लिए ये टाइम जरूर निकालिए मॉर्निंग एंड इवनिंग स्लॉट का, और बहुत ही सिंसियरिटी के साथ निकालिए। इन 10 दिनों में आपको क्या करना है, पहले 10 दिनों में जो जो चीजें आपने पढ़ी हैं उसमें से अब सबको पता होता है कि हर एक के सब्जेक्ट से हाई वेटेज टॉपिक कौन से हैं, क्योंकि सबने डिसिप्लिन में मास्टर्स करके रखी है। तो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हर कोई देखता है, तो सबको पता होगा कि कहां कहां से हमेशा ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपने अपने सीनियर से भी गाइडेंस ली होगी, अपने टीचर से भी गाइडेंस ली होगी। तो जहां से भी आपको पता है आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट में हाई वेटेज टॉपिक्स हैं, उन सिलेबस के साथ में इन हाई वेटेज टॉपिक को ओवरऑल कवर करना है हमें 10 दिन के अंदर। यानी कि 10 दिन का मेरा प्राइमरी टारगेट ये है कि मुझे ओवरऑल पूरा सिलेबस, मैक्सिमम जो हाई वेटेज टॉपिक है उनको पढ़ के पूरा कवर करना है।
इसमें अब मैं क्या करूंगी, जो आपके बहुत ज्यादा हाई वेटेज वाले टॉपिक्स हैं उनको भी इंक्लूड करूंगी, और जिनका वेटेज मीडियम रहता है उनको भी मैं बिल्कुल यहाँ पे इंक्लूड कर रही हूँ टॉपिक्स को। और जिन टॉपिक्स में आपका कमांड उतना अच्छा नहीं है और आपको लगता है यहाँ से क्वेश्चन आता है लेकिन इस टॉपिक को मुझे बिल्कुल स्ट्रांगली प्रिपेयर करना है, वो टॉपिक्स भी हमने यहीं पे इंक्लूड किए हैं। इन 10 दिनों में हमें इस चीज के ऊपर बहुत अच्छे से काम करना है। अब पर डे का टारगेट क्या है कि 4 ब्रॉड टॉपिक्स कवर करने हैं। ब्रॉड टॉपिक्स का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कोई क्लासिफिकेशन है, उस क्लासिफिकेशन के अंदर बहुत सारी चीजें आती होंगी, तो ये टॉपिक जो है इसको मॉर्निंग स्लॉट में कंप्लीट कर लीजिए। वैसे एक बहुत छोटा सा टॉपिक या मिक्स ऑफ 3 टॉपिक्स को आप इवनिंग में कंप्लीट कर सकते हैं, या आपकी मर्जी है मॉर्निंग इवनिंग को अपने हिसाब से डिवाइड कर सकते हो। तो यहाँ पे सबसे मेन चीज क्या है कि 4 टॉपिक्स को आपको पर डे जरूर कंप्लीट करना है। और अगर आप 10 दिन में देखेंगे तो आपके 40 टॉपिक्स हो जाएंगे। देखने में आपको 40 टॉपिक्स लग रहे हैं, लेकिन आप जब इनको पढ़ोगे ना तो इसके अंदर बहुत सारे सब टॉपिक्स भी आपको देखने को मिलेंगे। अल्टीमेटली ओवरऑल एक सिलेबस का जो रिवीजन है हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। अब जब आप टॉपिक्स भी पढ़ते हैं ना, हर कोई ऐसा करता है कि चैप्टर वाइज वेटेज देखता है और चैप्टर वाइज टॉपिक्स को पढ़ता है जब ओवरऑल रिवीजन करते हैं। तो यहाँ पे जो चैप्टर वाइज सबसे इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक्स हैं वो तो हमें पढ़ने ही हैं, लेकिन साथ में हमें जो एमसीक्यूज हैं वो भी सॉल्व करने हैं। अब इसके लिए जो डेली का हमारा मिनिमम टारगेट रहने वाला है वो 30 एमसीक्यूज का रहने वाला है। 30 एमसीक्यूज करने हैं हमें 10 दिन में। 300 एमसीक्यूज हमारे हाई वेटेज टॉपिक के 10 दिन के अंदर अंदर बिल्कुल पूरी तरह से कंप्लीट होने वाले हैं यहाँ पे। और जब आप इन 30 क्वेश्चंस को 10 दिन के अंदर कंप्लीट करोगे तो आप देखोगे 300 क्वेश्चंस आप कंप्लीट कर लोगे। लेकिन सिर्फ कंप्लीट नहीं करना है, यहाँ पे हम करेंगे एनालाइज। अब एनालाइज कैसे करते हैं, जैसे कि हमारे एक टेलीग्राम चैनल पे एक सेशन भी हुआ था एग्रीकल्चर वाला पे, जहां पे मैंने आपको बताया था क्वेश्चंस को कैसे एनालाइज करना है। जैसे आपको अगर कोई क्वेश्चन दिया गया है तो आप देखिए कि उस टॉपिक से जहां से क्वेश्चन पूछा गया है उसके सब टॉपिक्स क्या हैं और उसके क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं, या जो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं उन ऑप्शन से की क्या क्या विशेषताएं हैं, है ना। क्यों वो आंसर जो है करेक्ट आंसर वाला यहाँ पे फिट हो रहा है, इनकरेक्ट वालों में क्या चीज ऐसी नहीं थी जिसकी वजह से वो उस क्वेश्चन में फ्रेम में फिट नहीं हो रहा है। एनालाइज अगर इस तरह से करोगे, ये टाइम टेकिंग तो जरूर होगा लेकिन लॉन्ग रन में आपको ये बहुत ज्यादा फायदा देने वाला है। सो फर्स्ट 10 दिन की स्ट्रेटेजी अगर मैं बात करूं, यहाँ पे मैंने 1 to 10 अक्टूबर मेंशन किया है, तो 1 से 10 अक्टूबर की स्ट्रेटेजी हमारी कंप्लीट हो गई। अब बात करते हैं अगले दिनों में हमें क्या करना है। अब अगला मैंने जो लिया है वो आपका नेक्स्ट एक वीक की स्ट्रेटेजी ली है, यानी कि अगली बार अब हम क्या करेंगे, 10 दिन के बाद में 7 डेज का प्लान लेके चलेंगे। अब 7 डेज के प्लान में हमारा क्या है कि हमारे पास में जो सोर्स होगा उस सोर्स के मल्टीपल रिविजन्स करने हैं। वो सोर्स आपका कोई बुक हो सकती है, कोई आपके अपने सेल्फ रिटन नोट्स हो सकते हैं, कोई शॉर्ट नोट्स हो सकते हैं, जिसे भी आप रेफर कर रहे हो उस सोर्स के आपको मल्टीपल रिविजन्स करने हैं। और दूसरी चीज आपको क्या करनी है, चैप्टर वाइज अगेन जो एमसीक्यूज हैं उनको प्रैक्टिस करना है। अब ये जो हम प्रैक्टिस सेट्स की यहाँ पे बात कर रहे हैं, मिनिमम 25 क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जो डेली आपको विद एनालिसिस सॉल्व करने हैं। और इन 25 क्वेश्चन में आप टाइमर लगा दोगे 30 मिनट का, यानी कि 30 मिनट के अंदर अंदर आपको 25 क्वेश्चंस को बिल्कुल एक्यूरेटली सॉल्व करना है। उससे क्या होगा, जब आप एग्जाम भी देते हो, आपने देखा होगा जो 150 क्वेश्चन है उसके लिए आपको 2 घंटे का टाइम पीरियड दिया गया है ना। तो कहीं तो आपको टाइम सेव करना पड़ेगा, उस टाइम को सेव करने के लिए आपको पहले से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, मिनिमम दिन के आप 25 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, लेकिन जो टाइम लिमिट है वो हम यहाँ पे लगा देंगे, 30 मिनट के अंदर अंदर आपको 25 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब आप बोलोगे पहले तो हम 30 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, यहाँ पे हमने 25 क्वेश्चंस बोल दिए। नहीं, यहाँ पे हम अपनी जो कैपेसिटी है उसको अभी थोड़ा और बढ़ा रहे हैं। हम किस तरह से चले, अगर आप स्ट्रेटेजी में देखेंगे तो पहले हमने ब्रॉडली पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा डेप्थ में चीजों को पढ़ रहे हैं और डेप्थ में चीजों को एनालाइज कर रहे हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, दूसरे वीक में जब हम बात करें 10 दिन के बाद में जो हमारा वीक आ रहा है उसमें हम एमसीक्यूज को प्रैक्टिस कर रहे हैं। मिनिमम प्रीवियस 3 साल के, पिछले 3 साल के जो एमसीक्यूज हैं उन्हें हमें प्रैक्टिस करना है। जैसा अभी 2025 चल रहा है तो 2024 का एमसीक्यू जो सेट आया था, पेपर आया था, 23 का जो पेपर आया था, 22 का जो पेपर आया था, उसे हमें इस हफ्ते में पूरा का पूरा सॉल्व करना है विद डिटेल्ड एनालिसिस। पूरा देखना है कि कहां से कैसे क्वेश्चन थे, किस टाइप के पूछे थे। इसके अलावा हमें कुछ रिविजन्स देने हैं। रिविजन्स जैसे कि कुछ डेफिनेशंस होती हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, क्लासिफिकेशन के एग्जाम्पल्स होते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। हर एक सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ ऐसा होगा, कुछ साइंटिस्ट के नेम होते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं। ये सारे हमें रात को रिवाइज करने हैं या मॉर्निंग स्लॉट में, लेकिन आपको टाइम देना है इन चीजों को भी रिवाइज करने के लिए। बिल्कुल, चलिए
अब इस वीक का तो हमें क्लियर हो गया कि अगले 7 दिन में हमने क्या करना है, एक तो पीवीआईक्यूज करनी है, एक प्रैक्टिस सेट्स को हमने यहाँ पे सॉल्व करना है विद द टाइम पीरियड, और साथ में हमें मल्टीपल रिविजन्स देने हैं सोर्सेस के। अब आगे बात करते हैं कि अगली जो स्ट्रेटेजी है 18 से 24 अक्टूबर मैंने यहाँ पे दिया है, जो अगला वीक है। अब ये वाला जो वीक है आप देखेंगे, ये है जी दिवाली वीक, और ये फेस्टिवल्स का टाइम है। इस पे आप थोड़ा सा रिलैक्स्ड भी होंगे और आप चाहेंगे कि थोड़ा सा पढ़ाई की तरफ से हमें हल्का सा बर्डन कम हो। तो मैंने इसकी भी आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटजी दे दी है, क्योंकि दिवाली सीजन है, हर कोई एंजॉय करना उस दिन डिजर्व करता है। तो हमने यहाँ पे कहा है कि आपको इस हफ्ते में जितने भी वन लाइनर्स हैं और जितने भी फैक्ट्स हैं, जितने भी टेबल्स हैं, उन पे फोकस करना है। क्योंकि पूरे दिन में अगर आप थोड़ा सा दिन का टाइम भी निकालते हैं या मॉर्निंग का टाइम भी निकालते हैं, आराम से एक टाइम पे आप वन लाइनर्स को जल्दी जल्दी पढ़ सकते हो या आराम से समझ सकते हो। तो इस टाइम पे आपको क्या करना है, जितने भी आपने टेबल्स बनाए हैं या किसी बुक में शॉर्ट टेबल्स हैं किसी चीज के जो आपको अच्छे लग रहे हैं या आपको कुछ फैक्ट्स दिखाई दे रहे हैं, उन फैक्ट्स को कंप्लीट करना है। अब यहाँ पे हमने एक और चीज डाल दी है कि मिनिमम आपको 40 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है इस टाइम पे। पहले 25 थे, अब हमने 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। कितने मिनट में? 30 मिनट के अंदर अंदर। क्योंकि अब हमें पिछले हफ्ते में आइडिया लग गया है कि कैसे क्वेश्चंस को एक्यूरेसी के साथ, स्पीड के साथ अटेम्प्ट करना है। तो अब इस हफ्ते में भी हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चंस है मिनिमम नंबर हमने यहाँ पे दे दिया कि 40 क्वेश्चंस को जरूर अटेम्प्ट करें। कितने टाइम पीरियड में? 30 मिनट में। अब इस हफ्ते थोड़ा सा आपको क्योंकि काम होगा भी घर पे दिवाली का, इसलिए मिनिमम 2 साल के जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं उसे आपको क्या करना है, यहाँ पे सॉल्व करना है। तो पहले 3 बोले थे, अब हम क्या करेंगे, 2 जो ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स हैं, जैसे कि पिछली बार अभी हमने डिस्कस किया था 24 का होगा, 23 का हो गया, 22 का हो गया। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, 2021 का पेपर और 2020 का पेपर जो है उसको सॉल्व करना है। ठीक है, इन पेपर्स को आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हो, कुछ ना कुछ आपको जरूर मिलेगा, या जो बुक्स भी आपने कॉम्पिटेटिव की खरीदी होती हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर दिए गए होते हैं जो कि प्रीवियस ईयर से पूछे गए होते हैं। राइट। इसके अलावा लास्ट में अगर हम बात करें, क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा कि फेस्टिवल वीक है, तो इट इज अ परफेक्ट वीक टू रिवाइज शॉर्टेस्ट पॉसिबल नोट्स, की जो वन लाइनर्स हैं, छोटे छोटे नोट्स हैं, छोटी छोटी टेबल्स हैं, वो बहुत आराम से इस वीक में रिवाइज हो सकते हैं। तो इस टाइम को भी हम क्या करें, यूटिलाइज करें। हम अपने फेस्टिवल को भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं और यहाँ पे हम प्रॉपरली चीजों को भी यूटिलाइज कर रहे हैं। टारगेट को हमने हल्का सा थोड़ा सा छोटा यहाँ पे कर दिया है ताकि हम सारी चीजों को बैलेंस करके चलें। याद रखिए, इस वीक में चीजों को छोड़ना नहीं है, बैलेंस करके चलिएगा। अगर इस वीक में आपने चीजों को छोड़ दिया तो आपकी जो रिदम था, जो रूटीन थी, वो टूट जाएगी। तो रीस्टार्ट पे जाना पड़ेगा, है ना। तो हमें क्या करना है, इस पे बैलेंस करके चलना है। आप चाहे इस टारगेट को थोड़ा सा और छोटा कर दीजिए, लेकिन यहाँ पे जो चीजें मैंने आपको दी हैं उन चीजों को जरूर रिवाइज करिए, फैक्ट्स को जरूर पढ़िए, टेबल जरूर पढ़िए। चाहे यहाँ पे 1 साल का क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करो, लेकिन अटेम्प्ट करना है, छोड़ना नहीं है इस वीक में। चलिए, अब 24 अक्टूबर तक का टाइम हो गया। अब आगे बात करते हैं 25 से 31 अक्टूबर को हमने क्या करना है। अब हमें क्या करना है, 25 से 31 अक्टूबर के बीच में हमें क्वेश्चंस को, मैक्सिमम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, और जो पीवाईक्यूज है 3 साल के, उससे पिछले वाले, उनको हमें प्रैक्टिस करना है। जैसे कि इस स्लाइड पे आप देख सकते हैं, हमने डिस्कस किया 20 तक का पेपर। अब आपको क्या करना है, 2019 का पेपर, 18 का पेपर और 17 का पेपर आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। तो आप देखिए, हमने पहले यहाँ पे 3 साल के पेपर की बात की, यहाँ पे 2 साल के पेपर की बात की, 5 साल का हो गया, यहाँ पे हमने 3 साल के पेपर की बात की, यानी कि 8 साल के पेपर आपके 31 अक्टूबर तक जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व हो जाने चाहिए। अब इस टाइम पीरियड पे आपको क्या करना है, कुछ आपके ऐसे टॉपिक्स होंगे जिनमें आपको लगेगा कि जिनको रिवीजन की जरूरत है, कि इसमें मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा और मुझे रिवाइज करना है, थोड़ा सा और रिवीजन देना है। तो आपको अब क्या करना है, इस हफ्ते में इन टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज करना है। जहां पे आपको लग रहा है मेरा हाथ थोड़ा सा तंग है, मुझे समझ में नहीं आ रही है ये वाली चीजें और इनसे क्वेश्चन आता है, उनको प्रॉपर रिवीजन दीजिए इस हफ्ते के दौरान। राइट। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे अगेन 50 क्वेश्चंस को 45 मिनट में सॉल्व करने की ट्राई करनी है। टाइम के साथ चलोगे तो एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं आएगी। एक ही क्वेश्चन पे मैक्सिमम टाइम नहीं लगाओगे एग्जाम में, अगर पहले से आप विद टाइम आप चलोगे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में। अब आ गया आपका 1 से 7 नवंबर की स्ट्रेटेजी। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, मैंने आपको जो स्ट्रेटेजी दी है अगले हफ्ते की दी है, इसमें आपको 1 से 7 नवंबर के बीच में क्या करना है, एक फाइनल रिविजन देना है और साथ में
प्रीवियस 2 ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है उनको हमने और सॉल्व करना है। आप अगर यहाँ पे देखेंगे टोटल इस पूरे महीने को मिला के 40 दिनों में हमने 10 ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उन्हें बिल्कुल सॉल्व कर लिया है। तो उससे रिलेटेड हमने एनालिसिस भी साथ में दिया है, तो अगर उससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है तो डेफिनेटली आप उसको करेक्ट ही करोगे, क्योंकि आपने डिटेल्ड एनालिसिस यहाँ पे किया है। तो बेसिकली फाइनल रिवीजन का ये टाइम है। इस रिवीजन में पूरे के पूरे चैप्टर के पूरे नोट्स आपको सॉल्व करने हैं। कुछ माइनर टॉपिक्स जो आपके बचते हैं उनको आपको रिवाइज करना है। किस फॉर्म में रिवाइज करेंगे? फैक्ट्स की फॉर्म में, टेबल की फॉर्म में, शॉर्ट नोट के फॉर्म में, वन लाइनर के फॉर्म में। जो पीवाईक्यू आप सॉल्व कर रहे हो उनके भी वन लाइनर्स बना लो। तो यहाँ पे जो पीवाईक्यू के वन लाइनर्स हैं उन्हें भी हमें रिवाइज करना है। कितने दिनों के अंदर अंदर? 7 दिनों के यहाँ पे अंदर हमें सब चीजों को इनको रिवाइज करना है। अब आप बोलोगे कि मैम 7 दिन तो हो गए, अब बच के हमारे 3 दिन लास्ट के, क्योंकि 11 से 13 के बीच में तो एग्जाम है। तो ये जो 8 से 10 नवंबर की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स और एमसीक्यूज पे ही फोकस करना है। अब कोई हम फाइनल रिवीजन नहीं देंगे, क्योंकि हमने प्रॉपर रिविजन पूरे के पूरे महीने के अंदर में एक प्रॉपर रिविजन यहाँ पे दे दिया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 3 दिन के अंदर सिर्फ फैक्ट्स, सिर्फ एमसीक्यूज, जो शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे सिर्फ उन्हीं चीजों को रिवाइज करेंगे। और अगर आपका पेपर 11 को है तो 10 को सब चीजों को कंप्लीट करके आराम से शाम तक सब चीजों को बिल्कुल सम अप कर दीजिए, और उसके बाद 11 को सुबह कुछ भी मत पढ़िए, सीधा जाइए काम माइंड के साथ एग्जाम को बिल्कुल आपको अटेम्प्ट करना है। राइट? तो ये कुछ भी नहीं करना है। और जैसा कि आपको पता है, आपने पिछले बार की भी एडमिट कार्ड की इंस्ट्रक्शंस देखी होंगी कि जिस दिन आपका एग्जाम होगा उससे पहले हाथों पे कोई हैना, कोई मेहंदी वगैरह लगा के ना जाएं। किसी तरह की इयररिंग्स, कोई ज्वेलरी, कुछ भी एग्जाम हॉल में अलाउड नहीं है। अगर पानी लेके जाना है तो सिर्फ ट्रांसपेरेंट बॉटल्स में ही आपको वहां पे पानी अलाउड है। राइट? चलिए अब थोड़ी सी और टिप्स मैं आपको दे देती हूँ कि जो हाई यील्डिंग टॉपिक्स हैं उन्हीं पे आप फोकस करिए। कुछ लिस्ट वगैरह होंगे, कुछ क्लासिफिकेशन के एग्जाम्पल्स होंगे, डेफिनेशंस होंगी, उनको जरूर आप सॉल्व करिए। और जो भी आप रिवीजन दे रहे हैं उसमें एक कोशिश करिए कि रोज आप 1 से 1.5 घंटे का जो एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशन है उसे जरूर इंक्लूड करिए। और यहाँ पे आपकी डेली की रूटीन होनी चाहिए कि 1.5 घंटा सुबह, अगर आपके पास बहुत कम टाइम की कमी है तो 1.5 घंटा सुबह और 1.5 घंटा शाम को। इस टाइम पे आप 3 आवर्स का जो रिवीजन है इसे जरूर फिक्स करिए। और जिस दिन आपका संडे होता है, संडे को इसको थोड़ा सा टाइम पीरियड को थोड़ा सा और बढ़ाने की कोशिश करिए। इसके अलावा हमने कहा कि जो एटलीस्ट एग्जाम से पहले 5 पीवाईक्यूज या मॉक टेस्ट को जरूर अटेम्प्ट करिए। और अगर आपको कहीं से पीवाईक्यूज नहीं मिल रहे हैं या आपको नहीं पता चल रहा है कैसे मॉक टेस्ट को मैं लगाऊं, तो जो आपके पास ऑब्जेक्टिव बुक्स होती हैं कॉम्पिटिटिव की ना, उनसे सेट बना लीजिए कि आज मैंने यहाँ से लेके इस टॉपिक तक 150 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। तो आपको उन 150 ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है एग्जाम से पहले पहले, कोई नया टॉपिक स्टार्ट नहीं करना है। और जिन क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करें, 150 क्वेश्चंस को ट्राई करिए 1.25 घंटे के अंदर आप उनको अटेम्प्ट कर पाएं, 1 आवर 45 मिनट्स के अंदर, ताकि जो लास्ट के आपके 15 मिनट्स हैं वो रिव्यू के लिए बच जाएं, ताकि आप देख सकें कौन से क्वेश्चन का मैंने क्या आंसर किया है, क्या ये क्वेश्चन मुझे अटेम्प्ट करना चाहिए या मुझे नहीं करना चाहिए, जो मेरे डाउटफुल आंसर्स हैं क्या मैं उनको छोड़ दूं या नहीं छोड़ूं। हम थोड़ा सा तो कैलकुलेट करते हैं एग्जाम में थोड़ा बहुत कि मेरे कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं ना, वो 15 मिनट आप लास्ट में रिव्यू के लिए छोड़ दीजिए कि कौन से क्वेश्चन को मुझे बिल्कुल अटेम्प्ट नहीं करना, जो मैंने ऐसे टिक कर दिया उसको मैं हटा देता हूँ, जैसे हम तुक्का बोल देते हैं, उन चीजों को हमें अवॉइड करना है। राइट? तो ये जो टाइम मैनेजमेंट है ना, ये वाली चीज आपकी टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल इंप्रूव कर देगी इस चीज पे अगर आप ध्यान दोगे। अब कौन से पॉइंट्स आपको मिस नहीं करने हैं? पहला कि अपना जो रिवीजन ट्रैकर है उसको बनाइए। रिवीजन ट्रैकर का मतलब है, जैसे मैंने कहा कि 1 हफ्ते का मैंने टारगेट लिया है, उसे लिख लीजिए कि 1 हफ्ते में मैंने अपने सब्जेक्ट से क्या क्या चीजों को कवर करना है। जिस दिन जो टारगेट लिया है जैसे ही वो कंप्लीट होता है उस पर टिक कर दीजिए। इससे क्या होता है, जब आप टिक करते हो आपको एक सेटिस्फेक्शन फील होती है कि मैंने अपना टारगेट पूरा किया है, आपको अच्छी फीलिंग आती है, आप और मोटिवेट होते हो। और ये साइकोलॉजिकली बहुत करेक्ट बात है कि जब आप चीजों को कंप्लीट करते हो आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है, आपको लगता है अब अगला टारगेट क्या है, अगले को कंप्लीट करता हूं। राइट? दूसरा, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उसको जरूर जरूर सॉल्व करिए। उससे आपको आइडिया लगता है कि जो मैंने पढ़ लिया है उससे क्या सेक्शन पूछा गया है, क्या मैं उसको अटेम्प्ट कर पा रहा हूं, या इसके जैसे अगर और क्वेश्चंस आएंगे तो कैसे मैं सॉल्व करूंगा। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जरूर सॉल्व करिए। और अगर आपने उसको शॉर्ट नोट्स बनाए हैं या फैक्ट्स हैं, उनको जरूर एग्जाम से पहले पढ़ के जाइए। पहले पढ़ने का मतलब है, जैसे कि मैंने आपको पूरी स्ट्रेटेजी दी है वीक वाइज, डेज वाइज, कि कैसे आपको रिवाइज करना है और कैसे आपको पढ़ना है। तो ये थे मेरी तरफ से कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स। अब थोड़ा सा टाइम आपके एग्जाम को बचा है,
डेट भी आपके सामने बिल्कुल क्लियर है, आपका टारगेट बिल्कुल क्लियर है कि आपने 11 से लेके 13 तारीख के बीच में नेट का एग्ज़ाम देना है। तो अपने इस टाइम पीरियड को बिल्कुल फ्रूटफुल बनाइए, अच्छे से पढ़ाई करिए, अच्छे से रिवीज़न करिए और अपना एग्ज़ाम बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करिए। क्योंकि एग्ज़ाम के बाद में भी आपको अच्छा खासा टाइम देखने को मिल रहा है अपने एआरएस के मेंस एग्ज़ाम के लिए। और मेंस एग्ज़ाम में आप अच्छे से अपना जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं, उसकी तैयारी कर सकते हैं। उससे पहले आपको प्री को क्लियर करना पड़ेगा, तो इस टाइम पे अपना पूरा का पूरा फ़ोकस प्री के ऊपर यानी कि नेट एग्ज़ाम के ऊपर लगाइए। थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में।